डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर से हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी लेकर आए हैं। साथ ही कृषि की आधुनिक तकनीकों से जुड़ी हुई जानकारी भी इस कार्यक्रम में आपको दी जाएगी। सभी जानकारी अलग अलग सेगमेंट्स के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि इन जानकारियों का लाभ उठाते हुए आप अपनी कृषि को और भी उन्नत बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। खेती किसानी के दौरान कुछ बातों का खास ख्याल रखकर आप अपनी खेती को और भी उन्नत बना सकते हैं, और वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जानने के लिए आइए रुख करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो का, जहां पर विशेषज्ञ हमें दे रहे हैं महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब सरसों की बुवाई का मौसम आ रहा है। सरसों हमारे देश में प्रमुखतः 3 राज्यों में, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा लगाई जाती है। वैसे तो देश भर में लगाई जाती है, सभी जगह लगाई जाती है। राजस्थान का जो धौलपुर, भरतपुर, अलवर वाला भाग है, उत्तर प्रदेश का आगरा, एटा, अलीगढ़ वाला जो भाग है, और मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना वाला भाग है, यहाँ पे काफ़ी सरसों अच्छी होती है और काफ़ी एरिया, आधे से ज़्यादा सरसों देश की यहीं पर होती है। और वैसे चाहें तो बाकी जगह भी लगाई जा सकती है। दोमट अगर मिट्टी है आपके यहाँ, बलुआ दोमट मिट्टी है, तो वहाँ सरसों लगाई जा सकती है। सरसों का जैसे कि उसका जो बीज की मात्रा है 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा उसमें परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बीज का आप ट्रीटमेंट भी कर दें, कार्बेंडाजिम से 3 ग्राम प्रति किलो बीज से ट्रीटमेंट करें। उसके बाद जो ज़मीन की तैयारी है वह थोड़ा सा एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से और बाकी फिर 3-4 जुताई तवा हल से कर दें, जिससे कि बारीक मिट्टी होना चाहिए, क्योंकि सरसों का बीज आप किसान भाइयों जानते हो कि जैसे कि छोटा होता है, तो अगर ज़रा भी ढेला वगैरह रह जाएगा तो वो जमने में थोड़ा दिक्कत आएगा। एक चीज़ और विशेष ध्यान रखने की बात है कि जो अनुशंसा की जाती है कि 15 अक्टूबर के आसपास सरसों लगाई जानी चाहिए, पर आजकल पिछले कुछ दिनों से मौसम जलवायु परिवर्तन के कारण देख रहे हैं कि 15 अक्टूबर के आसपास काफ़ी गर्मी रहती है, धूप भी तेज़ रहती है। तो अगर खुदा ना खासा जम भी आती है तो सरसों की छोटे छोटे पौधे मर जाते हैं। तो थोड़ा मौसम का ज़रूर ध्यान रखें, थोड़ी सर्दी पड़ने लगे तभी उसको लगाएं, तेज़ धूप ना रहे, बुआई ऐसे समय पर करें। और इसके बाद जो स्पेसिंग होता है, जो दूरी होती है, कतार से कतार दूरी 30 सेंटीमीटर रहे और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर। अगर सीड ड्रिल से कर रहे हैं तो इस तरह से व्यवस्था करें कि कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाएँ। जहाँ तक पानी का सवाल है तो ये पहला पानी 30 दिन पर और दूसरा पानी लगभग 60 दिन पर दें। 2 पानी अगर सरसों में देते हैं तो पर्याप्त हैं और काफ़ी अच्छी उपज प्राप्त हो जाएगी। और खाद और उर्वरक की बात है तो 100 टन गोबर की खाद या 25 टन केचुए की खाद, या फिर जो खाद इतनी मिला दी जाए मिट्टी में काफ़ी पर्याप्त होती है। और दूसरा उर्वरक जहाँ तक है तो एक फार्मूला याद रखें किसान भाई, 100, 50, 25 और 40, यानी 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फोरस और 25 किलो पोटास और 40 किलो सल्फ़र। सल्फ़र बहुत देना ज़रूरी है क्योंकि सल्फ़र ऑयल का घटक होता है। सल्फ़र उसमें ऑयल बनाता है, तेल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तिलहनी फसलों के लिए, तो सल्फ़र ज़रूर दें किसान भाई। और बीज के आकार से भी किसान भाई ज़्यादा उसका मतलब नहीं रहता उपज का मतलब रहता है कि पर बीज में तेल कितना है, तो इस तरह से उसका वो करें। और खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमिथाइलिन नामक दवा का इस्तेमाल करें। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट सम्मेलन से प्रगति की ओर। दिल्ली में डिजिटल कृषि मिशन के तहत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं। डिजिटल कृषि मिशन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के कृषि सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, कृषि मंत्रालय के अपर सचिव प्रमोद मेहरदा, कृषि मंत्रालय के सलाहकार रुचिका गुप्ता, बिहार के कृषि सचिव संजय अग्रवाल व देश के विभिन्न राज्यों के कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि भारत की डिजिटल क्रांति ने हाल के वर्षों में डिजिटल पहचान, सुरक्षित भुगतान और लेन देन बनाकर शासन और सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।
इस प्रगति ने वित्त, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और खुदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक संपन्न डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का मार्ग प्रशस्त किया है। इस अवसर पर भारत सरकार के कृषि सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने कहा, देखिए, ये मुख्य रूप से किसानों को केंद्रित रख के ही, देश के किसानों को सेंटर में रख के ही ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि विभाग ने लॉन्च किया है। इसका मूल उद्देश्य है कि हम लोग किसान को एक एम्पावर कर रहे हैं यूनिक आईडी देके। उस यूनिक आईडी में उनके पास गवर्नमेंट से सत्यापित उनका लैंड के डिटेल्स, कौन सी ज़मीन उनके पास है, उसमें कितने हिस्सेदारी है उनकी, और हमारे हिसाब से रिकॉर्ड में जब सर्वे करते हैं, पड़ताल करते हैं, उसमें क्या रिकॉर्ड में जा रहा है, उनने फसल लगाई है, वो सब जानकारी हमें मिलेगी, उनको मिलेगी। और क्योंकि उनका मोबाइल नंबर कैप्चर हो जाएगा तो हम लोग उसके आधार पर, आधार नंबर उनके सहमति से जब आ जाएगा तो जो भी योजनाओं का लाभ हम लोग आधार पेमेंट गेटवे से करेंगे तो सही जगह पे जाएगा, डीबीटी होगा। मोबाइल नंबर से हम लोग उनको सही जानकारी मौसम की, सॉइल से के आधार पे, सॉइल के हेल्थ के आधार पे क्या उनको, किस तरह से उनको खेतीबाड़ी में उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। विभिन्न सेवाओं को लेने के लिए अब उनको किसी विभाग में भूमि का सत्यापन करने नहीं जाना होगा, क्योंकि जब वो फार्मर आईडी दिखाएंगे उस विभाग को और वो डिजिटली एक्सेस हो जाएगा, वो खुद ही जो वहाँ के कर्मचारी समझ जाएंगे कि इनके पास इतनी ज़मीन है, ये उगा रहे हैं, उस हिसाब से जो लाभ देना है वो अपने आप उनको स्वतः वहाँ मिलने लगेगा। तो ये इतनी सुलभता हो जाएगी उनके लिए। तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्यक्रम ये अब आरंभ हो रहा है और इसमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके हमें ये सुनिश्चित कराना है इसका सफलता। इस अवसर पर भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त सचिव सागर मेहरा ने कहा, ये डिजिटल फ्रंट में जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है 11 सितंबर 2024 को, जिसके तहत फिशरीज से जुड़े हुए लगभग 3 करोड़ से अधिक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो फिशर्स हों, फिश फार्मर हों, फिश वेंडर्स हों, हैचरी, बीएमसी, फिशरीज वैल्यू चेन से जुड़े हुए सभी 3 करोड़ स्टेक होल्डर्स को डिजिटल आइडेंटिटी, वर्क बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। और अभी तक पिछले 12 दिन में लगभग 5000 से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स ने रजिस्टर कर लिया है और अगले 6 महीने में हमारा लक्ष्य है कि यह संख्या 20 लाख हो जाए। और अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ ये है, हमारा एम ये है कि सभी 3 करोड़ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको वर्क बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी प्रदान की जाए इस पोर्टल के माध्यम से, ताकि उनको सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने में मदद हो और जितने भी इंसेंटिव्स हैं, बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, वो उनको अवेल कर पाएँ। इस वर्क बेस्ड आइडेंटिटी में उनका नाम, उनका पता, उनका व्यवसाय, उनकी एसेट, उनके प्रोडक्शन सिस्टम सभी के बारे में अधिकृत जानकारी होगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी स्टेट्स द्वारा वैलिडेट करने के बाद उनको प्रदान की जाएंगी। तो मुझे विश्वास है कि डिजिटल आइडेंटिटी सभी बेनिफिशरीज़ को जो अवेलेबल बेनिफिट्स हैं, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स के इंटेंडेड बेनिफिट्स हैं, उनको देने में आसानी होगी और मिलने में सभी स्टेक होल्डर्स को आसानी होगी। इस डिजिटल कृषि मिशन के बारे में बिहार सरकार के कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा, डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की गई है। बिहार में पिछले साल 8 लाख प्लॉट्स पर हम लोगों ने डिजिटल क्रॉप सर्वे किया। इस बार हम लोग लगभग 20 लाख प्लॉट्स पर ये करने जा रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि किस प्लॉट पर क्या खेती हो रही है और धीरे धीरे बिहार के हर खेत तक हम लोग पहुँचेंगे और किस खेत में किसान किस प्रकार की खेती कर रहे हैं और किस प्रकार की खेती होनी चाहिए। कई बार हम लोग चाहते हैं कि किसानों को उसका फ़ायदा मिले, तो किसान जब फ़ायदा लेना चाहते हैं तो अच्छी फसल लगाए। लोग कई प्रकार की ट्रेडिशनल खेती करते हैं, आज समय आ गया है कि कैश क्रॉप लगाए, मक्का से लेकर दलहन तिलहन की खेती करें। तो हम लोग इसका लगातार विस्तार कर रहे हैं कि किन इलाकों में कौन सी फसल लगे और वो फसलें बिहार के लिए फ़ायदेमंद हो, किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो अभी हम लोगों ने बागवानी पर भी काम करना शुरू किया है। तो ये सब डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से एक एक खेत तक हम लोग पहुँच पाएंगे और किसानों को जब फ़ायदा पहुँचाना हो, उसको फसल के हिसाब से सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा
उनको किसी प्रकार का क्रॉप इंश्योरेंस कल पहुंचाना हो तो वो दिया जा सकता है। फ्लड आदि के समय किस खेत में कौन सी फसल नष्ट हुई, यदि उसके आंकड़े रहते हैं तो उनको मुआवजा सही समय पर मिल सकता है। तो ये सभी फायदे होंगे और उससे अल्टीमेटली बिहार के किसान फायदेमंद होंगे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सलाहकार रुचिका गुप्ता ने कहा, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत बहुत एक बड़ी पहल शुरू की गई है। इस पहल में जो 3 बेसिक चीज़ें हैं किसान के लिए, एक तो उसकी ज़मीन कहाँ पर है, उसकी लोकेशन और उस पर क्या क्रॉप है। अगर ये 3 चीज़ें हमारे पास डिजिटल रूप से उपलब्ध है तो उस किसानों को किसी भी प्रकार की सर्विस देने के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा और किसानों को वो सर्विस लेने के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसी उद्देश्य के तहत ये 3 रजिस्ट्री बनाई जा रही है, जो कि एक फार्मर रजिस्ट्री जिसमें सभी किसानों का रिकॉर्ड रहेगा, और दूसरा उसकी लैंड कहाँ पर है वो उसके साथ जुड़ी होगी, और तीसरा उस पर कौन सी फसल बोई गई है। उस पर जो फसल बोई गई है उसको हम डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से अभी इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि पहले आज भी हो रही है, गिरदावरी जिसको बोलते हैं, उसी को अभी डिजिटल तरीके से करके एक डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। तो किसानों की ये 3 बेसिक जानकारियाँ मिल जाएंगी। प्लस इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और भी बहुत सारे डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव ले रही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी ने एक वो किया, नेशनल पेस्ट सर्वेलियंस सिस्टम लॉन्च किया। उससे कोई भी किसान अपनी फ़ोटो खींच करके वो अगर यहाँ उसमें डालता है तो AI के माध्यम से उसको पता चल जाता है ये कौन सा कीड़ा है और इसका क्या उपाय किया जा सकता है। अब अगर हम उस डेटा को इस डिजिटल क्रॉप सर्वे, ये जो पूरा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इससे जोड़ देंगे तो ये भी पता चल जाएगा वहाँ कौन सी फसल लगी थी और वो एरिया कौन सा है, तो उसके आसपास के किसानों को भी बताया जा सकता है कि यहाँ पर ये कीड़ा लगा है और इस कीड़े के लगे होने की वजह से आसपास के जो और भी किसान हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, तो हम उनको अलर्ट दे सकते हैं, ये फ़ायदा हो सकता है। इसी तरीके से वेदर बेस्ड बहुत सारे कंट्री में अभी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लग रहे हैं। अब अगर हमें पता है कि ये वेदर स्टेशन से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, डिजिटल क्रॉप सर्वे से हमें पता है कि वहाँ पे फसल लगी है, इसको ज़्यादा पानी से नुकसान है या इसको कम पानी, तो अकॉर्डिंगली उसको एडवाइजरी दी जा सकती है। एक ये है। दूसरा, अब किसान जैसे प्रोक्योरमेंट करने जाता है तो प्रोक्योरमेंट के लिए उसको बताना पड़ता है कौन सी फसल लगी है और उसके हिसाब से और उसका कितना लगभग उम्मीद है कि इस बार कितना प्रोड्यूस होगा, ये चाहिए। तो ये डेटा भी, चूँकि हमको ये पता है कि कौन सी फसल लगी है और उसका लगभग एक्सपेक्टेड यील्ड से हम बता सकते हैं कि कितना होगा और इजीली प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है। उसी तरह से गवर्नमेंट के लिए क्या है आसानी, कि उसको पता है कि यहाँ पर इस किसान ये लगा है और इससे इतना प्रोक्योरमेंट करना है, तो उसको कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक फार्मर ID डालेगा, उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो फार्मर के लिए आसान हो जाएगा। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। पारंपरिक फसलों के अलावा अगर आप औषधीय खेती को अपनाते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मसलन अश्वगंधा की खेती को अगर आप चुनते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि इसके कई तरह के उत्पाद बाजार में मिलते हैं और ऐसे में अश्वगंधा की अच्छी मांग बनी रहती है। अश्वगंधा की सफल खेती किस तरह से करें, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अश्वगंधा सीधी दिशा में बढ़ने वाला 1.4 से 1.5 मीटर ऊंचा पौधा है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होती है। समुद्र तल से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई तक इसे आराम से बोया जा सकता है। ऐसे उपोष्ण इलाके जहां 500 से 800 मिलीमीटर बारिश होती हो, इसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त हैं। जहां तक मिट्टी का सवाल है तो अश्वगंधा 7.5 से 8 pH मान वाली बलुई दोमट मिट्टी या हल्की लाल मिट्टी को पसंद करता है। हालांकि इसकी सीधी बिजाई भी की जा सकती है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता रोपाई से ही आएगी। रोपाई के लिए रोग मुक्त और उन्नत किस्म के बीज उठी हुई नर्सरी बेड में लगाएं। बेड को गार्डन कंपोस्ट और बालू मिलाकर तैयार किया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 किलो बीज की जरूरत होगी। अगर आप सीधी बिजाई कर रहे हैं तो इतनी ही जमीन के लिए 12 किलो बीज की जरूरत होगी। नर्सरी की स्थापना जून-जुलाई में होती है और बीज बोने का काम मॉनसून शुरू होने से पहले ही कर लिया जाता है। बिजाई के बाद थोड़े से बालू से उन्हें ढक दें।
35 से 40 दिन में पौध तैयार हो जाएगी और इसे मुख्य खेत में रोप लिया जाएगा। फार्म यार्ड और हरी खाद इसकी उन्नत खेती में महत्वपूर्ण है। 1 हेक्टेयर के खेत में 10 से 12 टन फार्म यार्ड कंपोस्ट या 1 से 1.5 टन वर्मी कंपोस्ट की जरूरत होगी। रोपाई के दौरान कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की 30 सेंटीमीटर और गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर रहेगी। मिट्टी की उर्वरता सामान्य है तो 15 किलो नाइट्रोजन, 15 किलो पोटेशियम प्रति हेक्टेयर डालेंगे। अश्वगंधा की फसल बारिश के ज्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जड़ की अच्छी बढ़त के लिए 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अश्वगंधा पर कोई हानिकारक कीट नहीं लगता, फिर भी एफिड्स और घुन जैसे कीड़ों का हमला हो सकता है। इसके अलावा पौधे में सड़न और पाला लगने का भी खतरा रहता है। इनसे बचने के लिए बीजोपचार कर लेना चाहिए। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो नीम, चित्रकमूल, धतूरा और गौमूत्र मिलाकर बायोपेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। रोपाई के 160 से 180 दिनों के बाद फसल तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद पूरे पौधे को जड़ सहित निकालना होता है। उसके बाद ऊपरी हिस्से को तने से काटकर अलग कर लेते हैं। 1 एकड़ जमीन पर 450 किलो जड़ और 50 किलो बीज हासिल होता है। तो देखा आपने किस तरह से अश्वगंधा की खेती आपके लिए मुनाफा देने वाली खेती हो सकती है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे भोपाल जिले में किसानों को कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में। भोपाल जिले में किसानों को कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर सब्सिडी देने की महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को अपने फसलों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी फसलों की देखरेख और उत्पादन में सुधार करने के लिए आवश्यक संसाधन सस्ते दर पर उपलब्ध कराए जा सकें। कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व फसलों को विभिन्न कीटों और बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं और उनकी पोषण की आवश्यकता को पूरा करते हैं, जिससे फसल का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। किसान इस सब्सिडी का लाभ उठाकर अपने खेतों में बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस योजना से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए कम खर्च करना पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक निर्देश स्थानीय कृषि कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह थी भोपाल जिले में कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर सब्सिडी की जानकारी। जुड़े रहिए किसान समाचार के साथ, हम लाते रहेंगे खेती से जुड़ी ताजा जानकारी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब समय हो गया है मिलने का एक सफल किसान से। देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हाल ही में दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के अनेक युवा उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाए थे। तो आइए मिलते हैं इनसे। सभी प्रोडक्ट्स अपने डिस्प्ले में लेकर के आए हैं कस्टमर्स के लिए, और एक हम लोगों ने एक नया तरीका या मान लीजिए कि एक व्यवस्था लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड मॉडल बनाया है धनश्री डेयरी के नाम से, और एंड प्रोडक्ट तक, जिसमें कि जितने भी काउज हैं, बफलोज हैं, उनका दूध हम लोग डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं। और अपने पास करीबन 200 काउज हैं जिनका हम दूध निकालते हैं विदाउट हैंड टच मिल्किंग के तहत, जो एक इंटीग्रेटेड मॉडल है, जिससे दूध निकलने से लेके और जो उसका जो एंड प्रोडक्ट है, जैसे कि गायों का मिठाई बनना, घी बनना,
दही बनना, पनीर बनना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाना शुरू करी हैं। और इसमें आपको भैंस के दूध से भी चीज़ें मिलेंगी, गाय के दूध से भी मिलेंगी। और ये सभी पदार्थ हम लोगों ने अब धनश्री के बैनर के नीचे हम लोग लेकर के आए हैं कस्टमर्स के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, जिसमें कि हमारी वेबसाइट भी है जिसके थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। घी आप हमारी ऐप के थ्रू, जो धनश्री फूड्स ऐप प्ले स्टोर पे और गूगल पे दोनों पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप इसको पा सकते हैं। और हमारा अपना रेस्टोरेंट जिसमें कि सिटिंग में आपको पूरा फूड चेन है, जिसमें कि स्वीट्स, सारा साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़, क्वांटी फूड भी मिलेगा। तो ये सारा इंटीग्रेशन करके हमने बनाया है डेयरी फार्म से, ताकि एक जो आज क्वालिटी नहीं मिल पा रही है मार्केट के अंदर, वो एक दूध को जहाँ से प्रोड्यूस होता है और वहाँ से और एंड प्रोडक्ट तक उसमें किसी तरीके की मिलावट ना हो, इसको लेकर के हम लाए हैं, जिसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाए हैं। एक हम कोशिश कर रहे हैं मार्केट में कि विदाउट प्रिजर्वेटिव्स को प्रोडक्ट को हम मार्केट में पहुंचा सकें विद इन 8 to 12 आवर्स। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेखा पाटिल है। मैं वुमन फाउंडर हूँ रेगुलस एग्रो ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, और हमारा और एक ब्रांड है स्नैक मंत्रा। हम किसानों से केमिकल फ्री और फर्टिलाइज़र फ्री धान और मिलेट्स खरीदते हैं और उनसे फूड प्रोसेसिंग करके मिलेट स्नैक्स बनाते हैं। इसके अलावा हम ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग, कल्टीवेशन और ऑयस्टर मशरूम के स्नैक्स प्रोडक्ट बनाने में भी हमारा एक्सपर्टीज़ है। हमारे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं काम करती है और जिनको हम कल्टीवेशन के लिए ट्रेन करते हैं और मशरूम प्रोसेसिंग और उसके स्नैक फूड बनाने में हेल्प करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे 50 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही है पैकेजिंग और डिफरेंट कल्टीवेशन और फूड प्रोसेसिंग सेगमेंट में। ये हमारी कंपनी है रेगुलस एग्रो ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, मेड बाय द वुमन फॉर द रूरल वुमन। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हमारे सारे स्नैक रोस्टेड कैटेगरी में आते हैं, मिलेट कैटेगरी में आते हैं, जो छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक जो खा सकते हैं और उनको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा या एसिडिटी नहीं होगी। ये कम्प्लीटली रोस्टेड, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, नो कोलेस्ट्रॉल, नो पाम ऑयल और नो ट्रांस फैट वाले हमारे ये है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में मक्का की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान साफ मौसम के दौरान तैयार मूंगफली की खुदाई का काम कर लें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में रागी और मूंग की बुवाई का काम किया जा सकता है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मूंग और उड़द की कटाई पूरी करें। केरल की बात करें तो यहाँ के दक्षिणी इलाकों में मिर्च की बुवाई करें। जो किसान पहले ही बुवाई कर चुके हैं और पौध तैयार हो गई हो तो रोपाई का काम करें। केरल के मध्य इलाके में उन्नत किस्म की मुंडकन धान की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। केरल के ऊपरी हिस्सों में धान की रोपाई करें। केरल के उत्तरी हिस्सों में खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। बेलदार पौधों, सब्जियों और कोमल तने वाले पौधों को सहारा देने का काम करें। तमिलनाडु में साफ मौसम को देखते हुए तैयार अगेती मूंगफली की खुदाई करें। तमिलनाडु के किसान इन दिनों साफ मौसम को देखते हुए तैयार माइनर मिलेट यानी कुटकी की कटाई का काम करें। फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। तमिलनाडु के किसान अच्छे से खेत तैयार करने के बाद सिंचाई करके कसावा के पौधों की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान प्रत्यक्ष रूप से बोई जाने वाली उन्नत किस्म की धान की बुवाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। आइए अब जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसका इस्तेमाल किसान कम ब्याज दर में ऋण लेने के लिए कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि पशुपालन और मछली पालन के लिए भी किया जा सकता है। तो विस्तार से जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि। सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। उम्मीद है कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। इस कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार या फिर सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।